So hey guys, here we talk about the tricks regarding morphology of blood cells which is seen in PSAT or peripheral blood smear. So first is स्टोमेटोसाइट्स. इसमें क्या होता है, जो आरबीसी का पेलर रीजन होता है वो रेक्टेंगुलर या ओवल तरीके का दिखता है. नाउ एनसीओसाइट्स का जो SI है वो बता रहा है साइज में वेरिएशंस आ जाएंगे रेड ब्लड सेल्स में. नाउ पॉइकिलोसाइटोसिस. सो पॉइकिलोसाइटोसिस में आपको क्या पता चलेगा, किलो मतलब कोई चीज़ भारी हो जाती है तो उसका शेप चेंज हो जाता है. सो शेप अगर आरबीसी में वेरिएशंस आते हैं शेप में, सो पॉइकिलोसिस. नाउ अब एलिप्टोसाइट की बात करोगे. एलिप्टोसाइट जो होता है वो एक तरीके का सिगार शेप होता है या ओवेलोसाइट बोल सकते हैं. नाउ एकेंथोसाइट्स में आपको कैन दिख रहा होगा. कैन का क्या होता है, जो कैप आती है वो कैप में थोड़े से राउंड आते हैं, मतलब उसको स्पूर बोलते हैं. स्पूर सेल आरबीसी एकेंथोसाइट्स होते हैं. नाउ बर्ड सेल्स को हम इकाइनोसाइट्स भी बोलते हैं. नाउ बर मतलब कि हम कुछ बोलते हैं तो बर, सो एक पॉइंटेड आवाज़ आती है. नाउ इकाइनो में इको आ रहा है. इको मतलब कि एक साउंड बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, सो वो भी पॉइंटेड है. सो यहाँ पर पॉइंटेड प्रोजेक्शन आपको मिलेंगे आरबीसी में. नाउ बेसोफिलिक स्टिपलिंग में आएगा आपका फाइन एंड कोर्स पर्पल स्टेनिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स. बेसोफिलिक स्टिपिंग में आपको ग्रेन्यूल्स याद रखने. ग्रेन्यूल्स जो है वो फाइन और कोर्स दोनों हो सकते हैं, जो कि पर्पल स्टेन लिए हुए होते हैं बेसोफिलिक स्टिपिंग में. नाउ सिडारोसाइड या फिर पेपेनहैमर बॉडीज, दोनों एक ही टर्म्स है. सिडारोसाइड से क्या पता चलता है, आयरन. पेपेनोहैमर से आपको पता चलेगा पर्पल कलर. सो आयरन के ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं जो कि पर्पल कलर ले लेते हैं आरबीसी में. नाउ आता है हॉवेल जॉली बॉडी. इसमें क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट्स जो है वो राउंडेड हो जाते हैं और पर्पल कलर की स्टेनिंग में हमको दिखाई देते हैं. दैट इज हॉवेल जॉली बॉडी इज अ राउंड न्यूक्लियर फ्रेगमेंट पर्पल स्टेनिंग इन द आरबीसी. नाउ कैबोट रिंग में क्या होता है कि आरबीसी में एक रिंग होती है, बस किस टाइप की रिंग, धागे की रिंग, जो कि पर्पल कलर ली हुई थी. दैट इज पर्पल स्टेनिंग थ्रेड लाइक फिलामेंट इन शेप ऑफ अ रिंग इन द आरबीसी. नाउ हिस्टोसाइट. तो सेकिस्टोसाइट जो होता है ये रेड सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, इज नोन एज हिस्टोसाइट. नाउ क्रिसेंट शेप यानी कि क्वार्टर मून बोलो या फिर आरबीसी रप्चर हो गई उस शेप में क्वार्टर मून आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिसेंट बॉडीज. नाउ जो टारगेट सेल होता है उसमें सेंट्रल स्टेन्ड एरिया जो होता है वो दिखाई देता है, मतलब पेलर एरिया के अंदर भी आपको एक सेंट्रली स्टेन्ड एरिया दिखाई देगा. नाउ स्फेरोसाइट में क्या होगा, कोई सेंट्रल एरिया दिखेगा ही नहीं, पेलर एरिया गायब हो जाएगा और जो स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ सेल साइज. नाउ हाइपोक्रोमिया में क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो सेंट्रल पेलर एरिया बढ़ जाएगा. अब जब हम पीएस पेरिफेरल्स में बनाते हैं तो सूखने के कारण एक हमारी आरबीसी में चेंजेस आते हैं जिसको बोलते हैं क्रीनेटेड सेल. क्रीनेटेड सेल में क्या होता है, इररेगुलर आउटर एजेस हो जाते हैं आरबीसी के, क्योंकि ब्लड में ड्राई हो जाता है. दूसरे सेल्स भी आते हैं जैसे पेंसिल सेल, बास्केट सेल. नाउ न्यूक्लिएटेड आरबीसी भी होती है जिसको हम एनआरबीसी बोलते हैं. ये बोन मेरो डैमेज के कारण, स्ट्रेस के कारण या तो पोटेंशियली सीरियस अंडरलाइंग डिसीज़ के कारण दिखती है. नाउ हम माइक्रोस्कोप में वो पोर्शन चूज़ करेंगे जहाँ पर सेल्स ओवरलैप होना स्टार्ट हुई है इन 100x पर. एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो सेडेरोसाइट्स होते हैं वो हीमोलाइटिक अनीमिया में और स्प्लेनेक्टॉमी के बाद दिखाई देते हैं. नाउ पर्शियन ब्लू जो होता है वो आयरन के ग्रेन्यूल्स, जो कि नॉन हीमोग्लोबिन आयरन ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनको ब्राइट ब्लू कलर प्रोवाइड करता है. और पर्शियन ब्लू का जो रिएजेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, 4% HCl, 4% पोटेशियम फेरोसाइनाइड, 0.1% न्यूक्लियर फास्ट रेड, जो कि काउंटर स्टेन की तरह वर्क करता है. किस में जाएगा न्यूक्लियर फास्ट स्टेन, फिर से बताती हूँ मैं. पर्शियन ब्लू का जो रिएजेंट होता है वो होता है हाइड्रोक्लोराइड 4%, पोटेशियम फेरिसाइनाइड 4%, 0.1% न्यूक्लियर फास्ट रेड इन 5% एल्यूमिनियम सल्फेट. इट एक्ट एज अ काउंटर स्टेन. नाउ पर्शियन ब्लू में हम क्या करेंगे, रिएजेंट 1 और रिएजेंट 2 को इक्वल पार्ट्स में मिक्स कर देंगे. नाउ अगर हमको प्लेटलेट काउंट का अप्रॉक्सीमेट बताना हो तो पहले हमको रेशियो देखना पड़ेगा प्लेटलेट टू द आरबीसी. सो कैसे देखेंगे, हमको 10 फील्ड्स में
प्लेटलेट काउंट करने हैं, अगर 25 आते हैं तो एडवोकेट है, अगर 0 से 5 आते हैं तो इन एडवोकेट रिपोर्ट करेंगे. Now some more abnormal morphology such as toxic granulations. Toxic granulations न्यूट्रोफिल में आपको प्रोमिनेंट ग्रेन्यूल्स दिखेंगे जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या हेरिडिटरी डिसऑर्डर के कारण दिखेंगे. नाउ वैक्यूल्स आपको साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस दोनों में दिखेंगे. ये बर्न्स, केमिकल पॉइजनिंग या मैलिग्नेंसी के कारण हो सकते हैं. एक बात याद रखना, जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही है मॉर्फोलॉजिकल, वो इन्फेक्शन के कारण होती है, ये तो कॉमन है. उसके अलावा जो स्पेशल केसेस है वो मैं आपको बताऊंगी. नाउ डोहेल्स बॉडी में साइटोप्लाज्म में लाइट ब्लू कलर के छोटे राउंड या फिर ओवल बॉडीज़ दिखेगी आपको. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सो साइटोप्लाज्म में आपको लाइट ब्लू स्टेन कलर की बॉडीज़ मिलेगी जो कि छोटी, राउंड या ओवल हो सकती है. नाउ ये बर्निंग के कारण होता है या टॉक्सिक एजेंट से कारण होता है डोहेल्स बॉडीज़. नाउ हाइपर सेगमेंटेशंस में 4 से ज़्यादा लोब्स होंगे जो कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर के कारण या मैक्रोसाइटिक अनीमिया के कारण होगा. नाउ हाइपो सेगमेंटेशन में 3 से कम सेगमेंट्स होंगे जो कि एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया को इंडिकेट करता है. पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि हाइपो सेगमेंटेशन में कौन से अनीमिया ल्यूकेमिया में होता है. सो एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया AML. नाउ हेरिडिटरी डिसऑर्डर एंड टॉक्सिक स्टेट्स के कारण. नाउ एयूड्स बॉडीज़ में क्या होगा, जब पहली बात एयूड्स बॉडी आपको AML में दिखेगा यानी कि एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया में दिखेगा. जब आप रोमैनोविस्की स्टेन्स के साथ स्लाइड को स्टेन करोगे तो माइलोब्लास्ट में आपको रेड पर्पल कलर के नीडल्स दिखेंगी साइटोप्लाज्म में. सो वो एयूड्स बॉडीज रहेगी. यू कैन सी ऑन दिस इमेज, ये हमने रोमैनोविस्की स्टेन से किया हुआ है स्लाइड. नाउ उसमें आपको दिख रहा है रेड पर्पल साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जो कि निडल शेप में, यही है एयूड्स बॉडी. नाउ स्मज सेल्स, स्मज का मतलब ही होता है धब्बा. सो ये बास्केट लाइक सेल्स होती है, इसमें कोई सेलुलर वॉल्स नहीं होती है. इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट डीजेनरेट हो जाती है, मतलब टूटी फूटी हो जाती है. कभी कभार ये कुछ जो सेल्स होती है स्मज, वो हमारी टेक्निक के कारण भी हो सकता है. बट अगर आपको लार्ज नंबर में दिखती है तो ये CLL के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में. सो मैं 3 पॉइंट आपको याद करा देती हूँ. हाइपोसेगमेंटेशन, एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, एयूड्स बॉडी, acute myelocytic leukemia. Now smudge is a chronic lymphocytic leukemia. Thank you.